आदाब दोस्तों। 11 मई को उर्दू के जाने माने मुसन्निफ सादत हसन मंटो का 108वां जन्मदिन मनाया गया। उनके यौम पैदाइश के मौके पर साहित्य मोड़ इस यूट्यूब चैनल पर उनकी कहानियों का पठन किया जा रहा है। इस पठन की कड़ी में मैं माधवी आज आपके सामने पेश कर रही हूँ उनकी एक कहानी जिसका नाम है खुशियाँ। तो सुनते हैं। खुशियाँ सोच रहा था। बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्ज़ों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्ज़े और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशियाँ के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों के रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों के तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियाँ पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और उस वाक़ये पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आध घंटा पहले ही। वो उस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मैंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशियाँ से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है। चुनांचे वो इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ गया था। कांता की खोली का दरवाज़ा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इस पर खुशियाँ ने कहा, मैं खुशियाँ। आवाज़ दूसरे कमरे से आई थी मगर थोड़ी देर के बाद ही दरवाज़ा खुला। खुशियाँ अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो खुशियाँ ने मुड़कर देखा और उसके हैरत की इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की कितनी चीज़ें होती हैं। वो तो सब की सब खुशियाँ की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशियाँ, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली थी। बैठो बैठो। बाहर चाय वाले से अपने लिए चाय के लिए कहकर तो आए होते। जानते हो वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशियाँ, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में न आता था कि क्या कहें। उसकी नज़रें जो एकदम उरियानी से 2-4 हो गई थीं, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थीं। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, अरे जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी ज़बान खुल गई, पर जब तुम नंगी थी तो दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ, तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता की ये मुस्कुराहट अभी तक खुशियाँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशियाँ को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी। सबसे ज़्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने ये दिया था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता और खुशियाँ एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। पर ये कोई वजह तो नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई ख़ास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशियाँ कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहिम था कि खुशियाँ किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुँच सका था।
उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था, उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले बदन पर टो लेने वाली निगाहें गाड़ी थीं, मगर उसका एक रुआं तक भी न कपकपाया था। बस सांवले पत्थर की मूर्ति के मानिंद खड़ी रही, जो एहसास से आरी हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं, और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो जरा भी न घबराई, और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई हैं। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए थी। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे, और इन 10 बरसों में वो पेशा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि पायधुनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, उसके लिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूरख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार बहुत बुरी तरह से पसंद है। कई मनचले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके हैं। उसे ये भी मालूम था कि दादर में जो पंजाबंद रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके यार ने एक बार उससे कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खून तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखी, और जब उसके यार ने कहा कि मार्लिन डटरिच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं और उन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहननी शुरू कर दी, जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और खुशिया को ये भी मालूम था कि मजगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे खूबसूरत बच्चे की माँ बनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी कर न सकेगी, इसलिए कि वो बांझ है। और उस काली मद्रासिन के बाबत जो हर वक्त कानों में हीरो की बूटियां पहनी रहती है, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी गोरा नहीं होगा, और वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हलके में शामिल थीं, मगर उसको ये खबर न थी कि एक रोज़ कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद ही नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको ज़िंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पानी की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि वो मुश्किल से छालिए के उन नन्हे रेज़ों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रेखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थीं, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया हो। उसके मर्दाना वक़ार को धक्का सा पहुंचा था। जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका खुद का अपमान हुआ है। भैया, अपमान नहीं तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसमें हर्जी क्या है, तुम खुशियाँ ही तो हो। खुशियाँ न हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँघता रहता है। और क्या। अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी बेइज्जती उसकी हतक हुई थी। वो मर्द था, और उसको इस बात की गैर महसूस तरीके पर तवक्को थी कि औरतें चाहे शरीफ हो या बाजारी उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान हायल पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही हैं और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना अक्सर बोनस के मुताल्लिक था। अगर खुशिया कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाज़ा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बातें आ सकती थी
सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस पाउडर से अपने बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता है कि मेरी नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीज़ें थीं जो उसके जहन में आती। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए उस बात का ख्याल ही नहीं आ सकता था। पर खुशियाँ ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो काम से वहाँ गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब ये कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छुपा नहीं सकता। खुशिया को ये नज़ारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गूदा परच कर उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती तो कुछ भी न होता। खुशिया अपनी हैरत को किसी न किसी बहाने से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुराकर ये कहा था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता, जिस तरह कांता नंगी थी उसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी उस हद तक नजर आया था गोया उस पर रंधा फिरा हुआ हो। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो पानी भर के लाया करता था तो वो धोती से बनाए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहाँ मेरे पास रख दे बेटा, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नज़र आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। वही उस वक्त में बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फ़र्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 28 बरस के करीब है और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझा था? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थीं जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बयक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया था जो रोज़ाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थीं? और क्या ताज्जुब कि मर्द के होते हुए भी उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपये में कांता बिल्कुल महंगी नहीं। और दशहरे के रोज़ बैंक का वो मुंशी जो 2 रुपये की रियायत ना मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और उनके सबके ऊपर क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पुट्ठों में एक अजीब किस्म का खींचाव पैदा नहीं हो गया था, और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां चटकने लगें। फिर क्या वजह थी कि वो मैंगलोर की उस सावली छोकरी ने उसे मर्द न समझा और सिर्फ सिर्फ खुशियाँ समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया। उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बुट्टे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहाकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उसने दाढ़ी मुंडने के लिए हज्जाम से कहा। आज चूंकि दूसरी मर्तबा दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हज्जाम ने कहा, अरे भाई खुशियाँ, भूल गए क्या? सुबह मैंने ही तो तुम्हारी दाढ़ी मुंडी थी। इस पर खुशिया ने बड़ी मदानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली।
अच्छी खूंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के मखसूस अंदाज में उसने छ करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उसे पूछा, कहाँ जाना है साहब? इन 4 लफ्ज़ों ने, और ख़ास तौर पर जब साहब ने, खुशिया को बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, अरे बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो, लैमिंगटन रोड से होते हुए, हाँ समझे? ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सर नीचे की तरफ दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लैमिंगटन रोड का रुख किया। लैमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं तरफ मोड़ लो, हाँ। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी न बदला था कि खुशिया ने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसने एक पान लिया और उस आदमी से जो दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और उसे अपने साथ टैक्सी में बिठाकर ड्राइवर से कहा, अरे सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। मुख्तलिफ पुररौनक बाज़ारों में से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई जिसमें आमद और रफ्त कम थी। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे, उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे निकल गई तो एक काट के बंगले नुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से जिसको वो पान वाली दुकान से अपने साथ लाया था आहिस्ता से कहा, हाँ तुम जाओ, मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफ़ों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले लकड़ी के मकान में दाखिल हो गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक दो कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरीब था, इसलिए कि उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ और उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गर्ज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनांचे उसने तेज़ी से कहा, अरे यूँ बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने के बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएकी सर पर वो कश्तीनुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसके बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, अरे देखो अभी एक छोकरी आएगी, जो ही अंदर दाखिल हो तो मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं है, हाँ, मामला ऐसा वैसा नहीं। इतने में सामने लकड़ी के मकान से 2 आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ को सरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? देखो ड्राइवर, जूहू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया। इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई न दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर कभी नहीं देखा। शुक्रिया।